तरीके से ईरान ने पलटवार किया है, इसका अंदाजा ना तो इजराइल को था ना अमेरिका को। अब क्या यह सोचा जा रहा है खासतौर से अमेरिका की तरफ से, जो फॉरएवर वॉर कभी नहीं चाहता, कि जल्द से जल्द वो ये रायता समेटे? लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या वो विकल्प जो सोचे हैं ट्रंप ने उस पर अमल करना उसके लिए आसान होगा? वो बताऊंगा आपको, लेकिन पहले दिखाता हूं आज की वो अपडेट्स, आज की वो इंफॉर्मेशन जो आपको इस पूरे मामले में इनसाइट्स देने का काम करेंगे। ईरान वॉर से अभी का बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहा हूं। ईरान ने इजराइल पर हमले की नई वेव शुरू की। पूरे सेंट्रल इजराइल में बज रहे हैं सायरन। ये वो जगह हैं जो इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये है इजराइल। इजराइल में ये वो तमाम जगह हैं और आप इसकी सघनता अगर देखें, डेंसिटी देखें अगर आप, तो आपको ये अंदाजा होगा कि कितनी सारी जगहों को चिन्हित किया गया है। असल में जैसे ही मिसाइल ईरान से उड़ान भरती है, वैसे ही ये लगभग तय हो जाता है कि वो किस लक्ष्य को भेदने के लिए चलाई गई है, और उसको ध्यान में रखते हुए चिन्हित किए जाते हैं वो इलाके जहां पर आकर वो मिसाइलें गिर सकती हैं, और उसके आधार पर उन तमाम जगहों पर लोगों को सावधान किया जाता है, सतर्क किया जाता है, और इसी तरह के अलर्ट्स लोगों को मिलने शुरू होते हैं उनके फोन पर। इजराइल के तेल अवीव से मनीष झा ने आपके लिए इस वक्त का अपडेट भेजा है, जरा वो देख लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इस वक्त हम तेल अवीव में मौजूद हैं और अभी ईरान से मिसाइल के आने का यहां पर अलर्ट आया है, और आप देखिए इस वक्त जो कुछ ही मिनट पहले तक यहां तेल अवीव के बीच पर काफ़ी संख्या में लोग थे, अचानक ही अलर्ट आने के बाद तुरंत ही सब बीच से या सड़क से या फिर दूसरी जगह से यहां से निकलकर सुरक्षित बंकर की तरफ जा रहे हैं। रोहित जरा सा दिखाइए, देखिए ये सारे लोग जो कि बीच पर मौजूद थे वहां से वो खाली करके और सब अब सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। और यहाँ से आप देखिए इस तरफ का भी हिस्सा दिखाइए जरा रोहित, आप देखिए कि फिर चाहे वो पुलिस पर्सनल हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो या दूसरे लोग बाएं साइड में रोहित और दिखाइए, देखिए सारे लोग आपको एक डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, और ये सब इस जो ऊंची बिल्डिंग है, इस ऊंची बिल्डिंग के नीचे में जो यहाँ पर बंकर बना हुआ है उसमें जाते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। यहाँ इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक अलर्ट आता है और उस अलर्ट के बाद लोग तुरंत ही यहाँ से बंकर में जाने की कोशिश करते हैं, और ये बंकर जो है इस हाई राइज बिल्डिंग के जो बेसमेंट में है, पार्किंग में है, यहाँ पर ये बंकर है। तो आप देखिए कि सारे लोग किस तरह से यहाँ बंकर में इस वक्त जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, और हम लगातार यहाँ से TV9 की टीम मौजूद रहकर वो खबर दिखा रहे हैं कि ईरान के हमले का किस तरीके से इजराइल मुकाबला कर रहा है। इजराइल में जिन जिन जगहों पर ये मिसाइलें जाकर हिट कर सकती हैं, जिन जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है, वो मैंने आपको बताया। और हमारे साथ डिफेंस जर्नलिस्ट आशीष कुमार सिंह भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा, आप मेरे साथ आ जाएं आशीष, और इसको समझने में मदद करें। मुझे तो समझ में आ रहा है ये इजराइल का मध्य और उत्तर वाला हिस्सा है जहां पर ये हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसको भी यहाँ पर डिनोट किया गया है इस तरीके से। अगर आशीष आप ये बता सकें, और खास तौर से ये जब डिफरेंट फेजेस में, ये अब कहा जा रहा है कि 45 के आसपास हो रहे हैं ये फेजेस, जिसमें अभी तक मिसाइलें 28 तारीख के बाद से मारी गई हैं जी, ये फेजेस कैसे तय किए जा रहे होंगे, खासतौर से तब जब ये कहा जा रहा है कि मोज़ेक डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जा रहा है? देखिए दिनेश जी, जब एक वेव निकलती है ना, जब पूरी तरह से ईरान की तरफ से या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से जब एक पूरी वेव एक साथ मिसाइल की निकलती है, तो उसे वेव 1 कहा जाता है, जो कि 28 के बाद शुरू हो गई थी, और अब वो सिलसिला 40 के पार जा चुका है, जो एग्जैक्ट नंबर आपने कहा। जहां तक रही बात इन तस्वीरों की, ये एग्जैक्ट तस्वीरें हैं, दर्शकों को पूरे पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, ये एग्जैक्ट वो हमने तस्वीर दिखाई है जो कि अगर आप इजराइल में हो इस समय, तो आपके मोबाइल पर एग्जैक्टली इस तरह की ये 2 तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। जो दिनेश जी के पास में तस्वीरें हैं, वो ये लोकेशन दिखा रही है, जो कि पिन लोकेशन होती है कि यहां पर आके मिसाइलें गिर सकती हैं। यानी कि अगर आप वहां पर हैं तो फिर आप अलर्ट हो जाइए, आप तुरंत बंकर के अंदर चले जाइए। एक सिमिलर रिपोर्ट मनीष ने वहां से दी, और ये पूरा इलाका, ये पूरे इलाके को ये चिन्हित करता है। जैसे ही ईरान या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से जब मिसाइल्स निकलती हैं, तो ट्रैजेक्टरी के जरिए एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि कहां कहां पर ये आके मिसाइल या फिर उसके स्प्लिंटर्स गिर सकते हैं, और इसलिए इस पूरे एरिया को 2 अलग अलग मैप्स में दिखाया जाता है कि ताकि अगर वहां पर कोई है
तुरंत शेल्टर लीजिए। एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि तब जबकि कहा जा रहा है कि असल में लीडरशिप जिस तरीके से एलिमिनेट की गई वन ऑफ अनदर, वहां पर असल में अब मोज़ैक डॉक्ट्रिन है, हर एक जगह पर ये स्वतंत्र यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो सिनर्जी कैसे होती होगी इस नई वेव के लिए? अगर एक साथ ये मिसाइलों का बारात छोड़ा जाता है एक बार में, तो फिर ये सिनर्जी कैसी होती होगी? आपके पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन उससे पहले तेहरान में थोड़ी देर पहले बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने की तेहरान में बमबारी। अभी आपने देखा इजराइल के लिए क्या तैयारियां हैं, इजराइल में क्या चल रहा है, कैसे वहां पर अलर्ट साउंड कर दिया गया है। लेकिन अब देखिए तेहरान में क्या हुआ है। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। तेहरान में कुछ ही देर पहले बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने की तेहरान में बमबारी की तस्वीरें यहां आपको दिखाई दे रही हैं। तबाही का वीडियो, इजराइल से तबाही का वीडियो जो आया आपके सामने रख रहा हूं। जैसा अभी बता रहे थे आशीष, न सिर्फ उधर ईरान हमला कर रहा है बल्कि उसके प्रॉक्सीज भी हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में भारी तबाही हुई है। इजराइल के काबरी में हिजबुल्लाह का हमला, हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी और हिजबुल्लाह के मिसाइलों के दागे जाने के बाद वहां के हालात ये घर बता रहे हैं आपको। ध्वस्त हुए घर, बिखरा हुआ सामान, यहां की तबाही ये बता रही है कि हिजबुल्लाह भी इजराइल को काफी अट्रिशन इस लड़ाई में दे रहा है। ये हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। आगे देखिए जरा, जंग में तेजी से बढ़ता जा रहा है मौत का आंकड़ा। दोनों ही तरफ बड़ा नुकसान हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल हमले में अब तक 1444 लोगों की मौत ईरान से रिपोर्ट की जा रही है। हमले में यह बताया जा रहा है कि ईरान में 18,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, 18,551 टू बी प्रिसाइज, जो अभी सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। ईरानी स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में अपडेट दिया और बताया कि इतने लोग घायल हैं, इतने लोग, और ये सिर्फ ईरान का आंकड़ा है। अगर मिडिल ईस्ट का आंकड़ा ले लें, इजराइल का आंकड़ा ले लें, ये बहुत बड़ी तबाही अभी तक हो चुकी है। ईरान का जो आंकड़ा है, जो आधिकारिक आंकड़ा है, जाहिर है वो कम होगा उससे जो कि विभीषिका वहां हुई है। 1444 लोगों की मौत, 18,551 लोग जख्मी हुए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने यह अपडेट दिया। यूनाइटेड स्टेट्स की प्रतिष्ठा, उसकी नाक, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमलों के दावों से हड़कंप मचा हुआ है। आईआरजीसी का एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा। ओमान सागर में यूएसएस लिंकन पर मिसाइल हमला किया। आईआरजीसी ने कहा हमले के बाद पीछे हटा अब्राहम लिंकन। आईआरजीसी ने यह दावा भी किया है कि उसके बाद खुद को खींचना पड़ गया वापस अब्राहम लिंकन को। और यह दावा पहली बार नहीं है। ईरान ने यह दावा इस दौरान कई बार किया है कि हमने अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया है। क्या यह दावा साइऑप्स का हिस्सा है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का हिस्सा है, मनोवैज्ञानिक युद्ध जो लड़ा जा रहा है उसका हिस्सा है, या वाकई अब्राहम लिंकन की अभेद्य माने जाने वाली सुरक्षा को भेद कर आखिरकार ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने लिंकन तक का रास्ता ढूंढ लिया? अगली खबर की तरफ चलिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले से अमेरिका का इनकार। अमेरिका इसको स्वीकार ही नहीं रहा है। अमेरिका ने ईरान के दावों को खारिज कर दिया है एक बार फिर। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में एक्टिव है यूएसएस लिंकन। सेंट्रल कमांड की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक आए ईरानी शिप पर फायरिंग की। सेंटकॉम ने कहा ऐसा है कि इसके करीब एक शिप आया जरूर था, लेकिन उस पर हमने फायर किया और उसके बाद वो चला गया या गर्क हो गया, इस बारे में सूचना नहीं मिली, लेकिन फायर किया गया और हमको कोई, यूएसएस लिंकन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यह दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लग गई है। ईरान से जंग के बीच यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग की खबर है। पहले इसी पोत में यह खबर भी आई थी कि इसके जो टॉयलेट्स हैं वो चोक हो गए हैं। अब खबर आ रही है कि इसमें आग लग गई है। 2 नौसैनिकों के झुलसने की भी खबर है। अमेरिका का दावा, आग का युद्ध से कोई संबंध नहीं है, अंदर किसी खराबी की वजह से ये आग लगी है। ऐसा नहीं है कि दुश्मन ने कोई हमला किया है जिसकी वजह से ये आग लगी है। मतलब 2 महत्वपूर्ण वॉरशिप्स, एक अब्राहम लिंकन, दूसरा जेराल्ड आर फोर्ड, दोनों को नुकसान की खबरें। एक के नुकसान के बारे में अमेरिका का यह कहना कि आग लगी तो है लेकिन ये अंदरूनी कारणों की वजह से लगी है, दुश्मन का हमला नहीं है, और दूसरे के बारे में स्पष्ट ये कहना कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वो अब भी सक्रिय है। क्या यह सच्चाई है या अमेरिका की तरफ से असल में ये काउंटर साई ऑफ है जिसमें नुकसान हुआ तो है लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा है? और अब अगली खबर देखिए जरा। अमेरिका का रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इराक में क्रैश हो गया है KC-135 एयरक्राफ्ट। ऑपरेशन में शामिल दूसरा विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। KC-135 क्रैश हो गया और इसमें 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। मतलब यह भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। F-35 के बाद यह दूसरा बड़ा झटका है। मिसाइल हमलों से विमान क्रैश होने का ईरानी दावा। ईरान कह रहा है हमने मिसाइलें मारी थी जिसकी वजह से यह हुआ है।
और अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष आपके साथ जुड़ चुके हैं, आप उनसे बात कर चुके हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। मनीष झा हमारे संवाददाता इजराइल से, जिन्होंने आप तक जानकारियां पहुंचाई हैं। लगातार वॉर जोन से आप देख रहे हैं, अपनी जान हथेली में रखकर आपके लिए खबरें वो वहां से जुटा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, आप जिस जगह आप मौजूद हैं, जाहिर है वहां के लिए एयर रेड सायरन और ये अलर्ट साउंड हो चुका है। सबसे पहले तो आप अपने आप को सुरक्षित करें। मनीष, आपको भी बंकर की तरफ रवाना होना, मतलब क्या आप उस जगह पर नहीं है जहां के लिए अलर्ट साउंड हुआ है? बिल्कुल दिनेश, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त मैं तेल अवीव में हूं और थोड़ी देर पहले यहां पर अलर्ट बजा था और उसके बाद हम लोग सब बंकर में चले गए थे। लेकिन फिर जैसा कि अमूमन होता है कि आईडीएफ की तरफ से ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था और फिर सूचना दी गई कि अब सब कुछ ठीक है और उसके बाद लोग फिर बंकर से बाहर निकल आए। यही कमोबेश कहें तो 2 हफ्ते से यहाँ पर जीवन चल रहा है। बल्कि रात में अगर कहें तो रात में अक्सर हमले मिडनाइट में होते हैं या फिर रात के 2 बजे 2:30 बजे होते हैं। लोग अपने बिस्तर से निकलकर बंकर में चले जाते हैं और कुछ लोगों को तो मैंने देखा कि वो गद्दे लेकर आ गए थे और जो बंकर आप कहते हैं -2 -3 पार्किंग लेवल होता है, उन पे वो लोग वहीं जाकर वो सो रहे होते हैं। तो कमोबेश देखा जाए तो 2 हफ्ते से शायद इजराइल में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो पूरी रात ठीक से सोया होगा। लेकिन फिर हाँ, ये तो युद्ध चल रहा है और युद्ध की कीमत तो इतनी सी ही चुकानी पड़ रही है बनिस्बत इसके कि ईरान में जिस हिसाब से ह्यूमन। लेकिन फिर भी मैं ये निवेदन करूंगा मनीष, और ये हो सकता है कि मेरी हाँ, आपको वहां पे देखकर ये सुरक्षा जो पैदा हो रही है कि आप हेलमेट प्लीज लगाएं और प्लीज बुलेट प्रूफ हमेशा पहन कर रखें। ये प्रार्थना है। आपके दर्शक भी यही चाहेंगे कि आप ये एहतियात जरूर बरतें। अब जरा मुझे ये भी बताइए कि वहां पर जैसे अमेरिका में एक भाव ये है कि शायद अमेरिका फंस गया इस वॉर में, ये समझा जा रहा है। इजराइल में क्या फीलिंग है, वहां लोग क्या कहते हैं? क्योंकि वहां से कुछ एक खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद मौजूदा डिस्पेंसेशन से लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि शायद इस समय उनको ये युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए था। क्या ऐसा है या अधिकांश लोग बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पर वो साथ खड़े हों ना खड़े हों, लेकिन इजराइल के हर व्यक्ति को ये पता था कि एक न एक दिन ये होकर रहेगा और इसीलिए वो चुपचाप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये युद्ध खत्म होगा। देखिए, वैसे तो ये जंग 2 हफ्ते पहले शुरू हुई है, लेकिन इजराइल में तो ये जंग अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार वो इस मोड में थे। बस थोड़े दिन के लिए ब्रेक था। बल्कि आपको याद होगा जब मैं आपसे बात कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए हुए थे, तो मैंने कहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है जब इजराइल में सायरन बजते हुए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन महज 48 घंटे के बाद से जो शुरू हुआ है, हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार ये लोग थोड़े चिंतित हैं। वो इसलिए क्योंकि ईरानी मिसाइल हमास या हिजबुल्लाह की तुलना में बहुत खतरनाक होते हैं। 12-12 फीट लंबे इस मिसाइल में 1000 टन से ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है और उसमें कई बार क्लस्टर म्यूनिशंस होते हैं। तो वैसी स्थिति में इंटरसेप्ट करने के बाद भी बड़ी तबाही होती है। कई बार पूरी की पूरी बिल्डिंग साफ हो जाती है। वो तो यह है कि इनको चूंकि हिदायत दी हुई है कि जब भी सायरन बजें तो आप किसी भी तरह की कोताही ना करें और सुरक्षित जगह पर चले जाएं। आपको बंकर में, शेल्टर में, हर जगह पर जाना है, तो इसीलिए उतनी ह्यूमन कैजुअलिटी आपको नहीं दिख रही है। अच्छा, एक बात और आखिरी, और उसके बाद मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि आपको मूव करना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। क्या अगर अमेरिका अपने आप को इस युद्ध से हटा लेता है तो क्या इजराइल इसको जारी रखेगा? अगर वहां मौजूदा रिजीम चेंज नहीं होती है, अगर जाहिर है जो भी एंड गोल्स सोचे गए हैं वो अचीव नहीं होते हैं, इजराइल अपने बूते जारी रखेगा क्या इसको? देखिए, मौजूदा तौर पर देखा जाए तो इजराइल को जो पाना था बहुत हद तक उसमें वो अचीव कर चुका है। बहुत मामले में उसने ईरान की ताकत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है और यही वो चाहता था कि देखिए ईरान कितना बड़ा खतरा है। अब ये बात सही है कि बाकी मिडिल ईस्ट के देश भी इतने निश्चिंत होकर ईरान के प्रति नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहता है कि अमेरिका इस मामले में अलग हो जाएगा तो मेरा मानना कुछ अलग है। और मैं तब कह रहा हूँ जब मैं 4 साल से लगातार इजराइल आकर यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ की सरकार से बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए अमेरिका और इजराइल दोनों इस मामले में साथ हमेशा बने रहेंगे जब तक कि उनको आखिरी गोल उनका जो ईरान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का है तब तक वो नहीं कर। बहुत धन्यवाद करूंगा मनीष। अपना ध्यान रखिए प्लीज। जो आपके सेफ्टी गियर्स हैं उनको लेकर चलिए। तेहरान में कुद्स रैली में पहुंचे पेजेश्कियान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान रैली में शामिल हुए। रैली में मौजूद लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। पेजेश्कियान का रोड्स पर निकलना, पेजेश्कियान का खुले में निकलना
और वो अकेले नहीं निकले, उनके साथ अली लारीजानी भी निकले। इनका बाहर आना और ये लोगों के बीच में देखिए आप किस तरीके से उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकारा, ये बहुत मायने रखता है, खास तौर से युद्ध की वजह से ईरान का जो हाल है उसमें लोगों का मनोबल बनाए रखने में, और लोगों को ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम दिखाई ना दे रहे हो बेशक, लेकिन हमेशा आपके बारे में हम चिंतित हैं और जो बेस्ट किया जा सकता है कंट्री के लिए वो हम कर रहे हैं, ये बताने की शायद कोशिश होगी। और यही करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं वो बाहर आए हुए हैं। ईरान के NSA अली लारीजानी, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है, वो आपके सामने रखता हूं। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स डर और हताशा में हमले कर रहे हैं, मजबूत देश प्रदर्शन में हमला नहीं करता। लारीजानी का कहना है कि कोई भी मजबूत देश केवल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसा हमला नहीं करता, अली लारीजानी का कहना है। लारीजानी अपने एग्रेसिव स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। लारीजानी ने ये कहा था एक समय कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी उनकी जान को लेकर बड़ा खतरा है, वो अपनी जान की खैर मनाएं, और आज वो यहाँ कह रहे हैं कि ये हताशा में और डर में किए जा रहे हमले हैं, उसके अलावा इसका और कोई महत्व नहीं है। अब जरा ये भी देखिए, यहाँ मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इन लोगों का सड़क पर मौजूद होने का मायना क्या है। क्या ईरान ऐसा चाहता था इसीलिए उसने ऐसा किया, या असल में ईरान ने खुद ब खुद वो स्वीकार लिया जो अभी तक दावा किया जाता रहा कि मुस्तबा भी बुरी तरह घायल हैं। सबसे पहले जनरल ब्रिजेश, आपने इसको कैसे देखा इन तस्वीरों को? दिनेश जी, ये जो फोटोग्राफिक एग्जीबिशन किया है, जो उसमें ईरान के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं वो नहीं हैं, तो इसमें अपने आप में संदेश है, जैसे आपने ही बताया, उनके स्वास्थ्य के ऊपर में संदेह दिखाया जा रहा है, कोई बमबारी की वजह से हो या कोई और वजह से हो। तो वैसे भी लड़ाई के अंदर लीडर्स का बाहर आकर लोगों का मनोबल बढ़ाना आवश्यक है, खासकर वैसी लड़ाई जिसमें पावर एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है। और आज करीब 14वां दिन है जब ये लड़ाई चल रही है, और ईरान की टॉप लीडरशिप, टॉप बिल्डिंग्स, एनर्जी स्ट्रक्चर्स, एयर डिफेंस और फैक्ट्री तबाह हो गई हैं जो उनको वॉरफेयर में मदद देती है। तो इस माहौल में इनका निकलना, क्या यह भी हो सकता है कि मुस्तबा असल में एक अभी इस समय ट्रंप कार्ड है ईरान का, जो ट्रंप को चिंता में डाल सकते हैं, उसको ना ही खोलना, उसको गुप्त रखना, उसको गोपनीय रखना, क्या इसके पीछे यह भी मकसद हो सकता है? और क्या ये तस्वीरें देखकर क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे परेशान हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? डीके पांडे सर। देखिए, निश्चित रूप से ये जो प्रदर्शन है इसके पीछे दो उद्देश्य मुझे दिखाई पड़ते हैं। पहला कि आप आम लोगों से कनेक्ट होते हैं, आप लोगों का विश्वास जीतते हैं और वो आप पर भरोसा करते हैं कि जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। और दूसरा जिसका आपने जिक्र करना बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका एक सामरिक जो है संदेश की, देखिए इजराइल ने खुली चुनौती दी है, ट्रंप ने तो घोषणा भी कर दी है कि वो उनका मुज़फ्फर वो जो है अटैक करेंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे, और चाहे कोई लीडरशिप, मतलब वो जेनरिक स्टेटमेंट है। तो ऐसे मामले में उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी हमला होता है तो वो पूरे ईरान के ऊपर उसका असर पड़ेगा। और लेकिन ये एक ट्रंप इसको एक अवसर देख सकते हैं कि ये बताने के लिए, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव बताने के लिए कि देखिए हम जो कह रहे थे कि वो घायल हैं और वो निश्चित रूप से आगे सामने नहीं आएंगे, वो अपनी बातों को सच्चाई के लिए जरूर आम जनता के बीच में लाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से ट्रंप के लिए ये एक छोटा सा जीत दिखाई हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जो चारों तरफ का माहौल है, जो टोटल इकोसिस्टम है मिडिल ईस्ट का इस युद्ध में, वो उनके खिलाफ नजर आ रहा है। वो जब भी कुछ होता है, जैसे आपने KC-135 का जिक्र किया कि स्ट्रेटो टैंकर जो है, दो क्रैश आपस में टकराए, कॉलिजन हुआ उनका, और वो कहा गया कि भाई ये तो फ्रेंडली रीजन है, जबकि ईरान ने कहा कि उनके एक्सिव रेजिस्टेंस है, मोस्ट प्रोबेबली हुती ने उनको ज्यादा है। जब उनके लेकिन ये चर्चा, आपने हुती का जिक्र किया, ये बहुत सारे लोगों के लिए हैरानी का सबब है कि हुती इस दौरान उतने एक्टिव क्यों नहीं दिखाई दिए। शिया मिलिशिया एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, हिजबुल्ला एक्टिव दिखाई दे रहा है, लेकिन हुती उतने, जितना ये एंटीसिपेट किया जा रहा था कि वो भी अचानक एक्टिव दिखाई देंगे, क्या वाकई नहीं दिखाई दिए हैं, या वो पर्याप्त एक्टिव हैं? और खास तौर से जैसा उन्होंने कह दिया था कि तमाम गतिविधियां यहाँ कम से कम उनके करीब से समुद्र से नहीं होने देंगे, वो नहीं होने दे रहे हैं। ये भी मैं आपसे समझूंगा। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वॉर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया है, शायद पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा शायद इसलिए क्योंकि हम यूक्रेन की मदद कर रहे थे, हम यूक्रेन की मदद करते आ रहे हैं, इसलिए पुतिन शायद ईरान की मदद कर रहे हैं। सवाल यह है कि देखा जाता है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है, और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इस समय रशिया का तेल इस समय सबसे ज्यादा सॉफ्ट आफ्टर है, और वहां की इकोनॉमी को पटरी में लाने में ये पूरी स्थितियां बहुत मदद कर रही हैं।
इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप शायद लगाकर यह बात कह रहे हैं कि शायद रशिया मदद कर रहा है ईरान की। ये मतलब क्या चाइना के मामले में शायद नहीं लगाएंगे प्रोफेसर संजय भारद्वाज वो? देखिए, ये बात तो मान के चलिए कि जियोपॉलिटिक्स किस करवट बैठेगा ये अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो पूरा रिसोर्सेज यूक्रेन को दे रहे थे और रशिया के खिलाफ खड़े हो रहे थे और ऑयल पे सैंक्शंस लग रहे थे, वहीं अमेरिका उसको रिलीफ दे रहा है, उस सैंक्शंस में रिलीफ दे रहा है कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, हमको मिडिल ईस्ट से निपटना है। तो ये बात मान के चली कि मामला फंसा हुआ है चारों तरफ से कि रशिया को जहां अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो नो लिमिट पार्टनरशिप है, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया और चाइना एक साथ खड़े हों, एक अमेरिका के लिए एक नया एक्सेस क्रिएट हो और उसमें ईरान भी शामिल हो जाए। तो अमेरिका हमेशा रशिया के साथ इस मामले में रखता है कि इंडिविजुअली डील करे, और चाइना, क्योंकि अमेरिका चाइना को एक बड़ा थ्रेट के रूप में परसीव करता है। वहीं पर दूसरा जो ईरान का मुद्दा है, वहाँ पे भी देखिए अमेरिका निश्चित रूप से एक जो इजरायली लॉबी है अमेरिका में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है और वो अमेरिका को ड्रैग कर रही है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका नहीं चाहता था, आप ये देखिए जब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी आई थी उसमें अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से और अफगानिस्तान से विड्रॉ करके अपने आप को साउथ इंडो पैसिफिक रीजन में ले आए थे, चाइना को कंटेन करना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर इजराइल बहुत एक्टिवली काम कर रहा है और अमेरिका को ड्रैग कर रहा है। तो मुझे लगता है अमेरिका मिडिल ईस्ट में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, और अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में डील नहीं करा पाया तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है सर कि रशिया यूक्रेन मामले में जब अमेरिका का ध्यान पूरा मिडिल ईस्ट की तरफ है, रशिया यूक्रेन वाले मामले में क्या ये रशिया के लिए एक एडवांटेज है? ईरान पर अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान, बाकी जगह रक्षा मंत्री होते हैं, इस देश के पास युद्ध मंत्री है। आज रात ईरान पर बड़े हमले करेंगे, हेग्सेथ ने कहा। हमले के डर से ईरानी शीर्ष नेतृत्व अंडरग्राउंड हो गया है, हेग्सेथ ने कहा। अब तक ईरानी सेना के बेस पर 15,000 से ज्यादा हमले हुए हैं, पीट हेग्सेथ ने कहा। हमले में मुस्तफा घायल हो गए, चेहरा बिगड़ा, हेग्सेथ का कहना है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान पूरी तरह हताश हो गया है, हेग्सेथ का कहना है। पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि कोई भी टॉप लीडरशिप का बाहर दिखाई नहीं देगा। और इधर मैंने आपको दिखाया कि रोड्स पर पेजेश्कियान खुद आए हुए थे। तो पीट हेग्सेथ क्या ये बातें नहीं देख रहे हैं? पीट हेग्सेथ की इस बात को जवाब देने के लिए ही असल में अपनी मौजूदगी को सार्वजनिक किया गया उन लोगों की तरफ से। लेकिन मुस्तफा को लेकर जो ये दावा किया जा रहा है कि बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं, चेहरा बिगड़ गया है, कई जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि एक पैर उनका बुरी तरह जख्मी, इतना ज्यादा जख्मी कि उसको काटना तक पड़ा है। क्या ये साइऑप का हिस्सा है? क्या जो भ्रम फैलाया जाता है दुश्मन के लिए, ये उसका हिस्सा है, या वाकई इस तरह का कोई नुकसान ईरान को पहुंचाने में अमेरिका और इजराइल कामयाब हुए हैं? अब जरा ये भी देखिए प्लान बी के संदर्भ में, ईरान का मिशन क्या बीच में कामयाब बताकर लौटा लिया जाए खुद को? ट्रंप के दिमाग में बात चल रही होगी क्या कि अचानक जीत का नगाड़ा बजाया जाए और कहा जाए चलो चलो लश्कर को आप वापस ले लो, क्योंकि अब तो हमने जीत हासिल कर ली, क्योंकि बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए बहुत फंसी हुई महसूस करने वाली सिचुएशन है, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अमेरिका दावा कर सकता है कि ईरान के महत्वपूर्ण ठिकाने हमने तबाह कर दिए, हमने वो गोल्स जो हम लेकर चले थे उसमें से ज्यादातर अचीव कर लिए और अब हम वापस लौट सकते हैं। ईरान की 3 शर्तों पर बात करके कूटनीतिक समाधान, जो ईरान की तरफ से 3 शर्तें रखी गई हैं, हर्जाना दिया जाए इत्यादि, वो क्या मानकर अब डोनाल्ड ट्रंप एक कोई रास्ता निकाल सकते हैं? सीमित सैन्य जीत हमने हासिल कर ली, लिमिटेड ही सही, लेकिन वो सैन्य जीत हमने हासिल कर ली जो हम सोचकर चले थे, ये दावा करके ऑपरेशन इजराइल को सौंपा जा सकता है क्या कि अब तुम इसके बाद संभालो, यहां तक हम तुम्हारा साथ दे सकते थे? या जैसा मनीष कह रहे थे कि साथ शुरू हुआ है तो साथ अंत तक चलना पड़ेगा। तेल संकट का हवाला देकर कि पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस होती जा रही है और अमेरिका बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऐसा होते देख नहीं सकता, इसलिए वो अपने आप को यहां से रिट्रीव करता है। क्या तेल संकट का हवाला देकर यह बात की जा सकती है? और नए सख्त परमाणु समझौते की घोषणा की, JCPOA से तब हट गए थे, अब एक काम करो, अब सख्त नियम हम लेकर आएंगे, उसमें तुमको साइन करना पड़ेगा। इस तरह कुछ फेस सेविंग वाली चीजें करके क्या ट्रंप खुद को वहां से हटाएंगे? क्या करेंगे वो? इन तमाम चीजों में से क्या वो है जो एक्सपर्ट्स की निगाह में भी आ रही है और जो वो समझते हैं कि ट्रंप जिसका सहारा लेकर अगर उनको और ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई देता है और उनको लगता है कि अब छीछा लेदर हो रही है तो वो यहां से निकल सकते हैं? क्या जनरल साहब, ये आपको भी लगता है कि इनमें से किसी चीज को ऑप्ट करेंगे वो, या अब इजराइल उनको कह देगा कि अब ऐसा है बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, अंत तक चलना पड़ेगा साथ? देखिए, लड़ाई किसी विषय का, किसी समस्या का हल नहीं होता है। लड़ाई के बाद में जो बातचीत होती है उससे हल निकलता है। जहां तक इस ऑफेंसिव की बात है,
अभी भी पावर एसिमेट्री, मिलिट्री पावर की तरफ से देखेंगे तो ऑपरेशनल आर्ट और टैक्टिक्स के मामले में अमेरिका और इजराइल बिल्कुल हावी हो रखा है। जो हम सुन रहे हैं दूसरी तरफ से, ईरान की तरफ से ये किया जा रहा है, वो सब कंफ्यूजन का हिस्सा है, सीआई ऑप का हिस्सा है, जनरल साहब, जोन ऑपरेशन का हिस्सा है। जनरल साहब, दुनिया में बात मानी जाती होगी कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं होता। मुझे तो लगता है अमेरिका के लिए समाधान ही युद्ध है। वो इसीलिए अपने उस डिपार्टमेंट, जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री कहा जाता रहा आज तक, उसका नाम उसने वॉर मिनिस्ट्री कर दिया है। लेकिन अब मैं ये जरा दिखाना चाहता हूं आपको कि ईरान वॉर के संदर्भ में ये पर्सपेक्टिव भी आप जरूर देखिए जरा। ट्रंप का प्लान क्या है जिसके बारे में चर्चा हो रही कि वो तैयार है। असल में वो ईरान वॉर से निकलने की तैयारी में हैं और बड़ा डेस्परेटली ये चाह रहे हैं, बस ये चाहते हैं कि वो मौका कौन सा हो कि इज्जत भी रह जाए और वो खुद को निकाल कर भी ले जाएं। इराक की तरह वो जंगी दलदल में फंसना नहीं चाहते हैं। ईरान में महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह करके वो माहौल बनाए रखना चाहते हैं कि देखिए अमेरिका अपने जो गोल लेकर चल रहा था उनको अकम्प्लिश कर रहा है, जीत रहा है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अमेरिका के कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं, अगर उनको पढ़ो तो ये लग रहा है कि अमेरिका को तो केवल नुकसान हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वो अपने ज्यादातर गोल्स को अचीव कर रहे हैं। ईरान का जो भूगोल है वो इतना कठिन है कि अगर वो वाकई रिजीम चेंज के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में सोचेंगे तो ये सुसाइड मिशन जैसा हो जाएगा और इतने बॉडी बैग्स जाएंगे कि अभी तो जर्मनी के अस्पतालों का हाल ले लिया जा रहा है, वहां पर किसी तरीके से घायलों को पहुंचा दिया जा रहा है। जब इतने ज्यादा हो जाएंगे तो जर्मनी भी कहेगा अपने ही देश ले जाओ, अब यहां मत लाओ, ले जाओ वहां गिनती कराओ इनकी। अमेरिका अर्थव्यवस्था को खतरे में, अपनी अर्थव्यवस्था को कम से कम और खतरे में नहीं डालना चाहता। अमेरिका मिडिल ईस्ट का ठेका भी, और ये आपको याद होगा नेटो के बारे में भी अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि जो खाएगा वो बिल चुकाएगा, बहुत हो गया, तुम सब खाते हो, मैं अब इससे ज्यादा नहीं चुका सकता। अब यहां पर ये क्या मिडिल ईस्ट के मामले में भी कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला अगर तुमको देना है तो फिर उसकी एक अलग शर्त होगी, नहीं तो अपना अपना हिसाब आप खुद देखो। क्या यहां पर भी वो लागू कर सकता है? अमेरिका अब सिर्फ सप्लायर बनना चाहता है क्या, कि सामान खरीदो मुझसे, मैं बिजनेस वाला हूं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं। क्या यही उनकी स्ट्रैटेजी लग रही है? प्रोफेसर संजय भारद्वाज 30 सेकंड में। नहीं, देखिए $11 बिलियन का एस्टिमेट है कि अभी तक अमेरिका ने खर्च किया है, लेकिन आप देखिए इससे कितने बिलियन डॉलर बनाएंगे। युद्ध शुरू कर दिया, अब सारा मिडिल ईस्ट हथियार खरीदेगा अमेरिका से, एनर्जी का डाइवर्ज होगा, अमेरिका अपना ऊर्जा और अपनी गैस को बेचेगा दुनिया में, और पूरा का पूरा डॉलर को मजबूत करेगा अमेरिका। और वो भी ट्रंप जो है एकदम बिजनेसमैन है और वो बिजनेस जानता है। युद्ध शुरू कर दिया, अब फियर, एक इनसिक्योरिटी फियर साइकोसिस क्रिएट हो गया और वो अमेरिका के लिए एक नया मार्केट तैयार कर दिया, मिडिल ईस्ट कर दिया, पूरा एशिया में इस तरीके की जंग छेड़ के। आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी को हुआ यूक्रेन वॉर से? तो अमेरिका को हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, उसका हथियार मार्केट बढ़ा। यहाँ पर जो आप एक बार दोबारा मुझको वहाँ लेकर आए हैं, जो आशीष से मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि क्या ये एक एडवांटेज वाला मामला है क्या रशिया के लिए? ध्यान पूरा अमेरिका का मिडिल ईस्ट में है, यूक्रेन के साथ वो खुलकर खेल सकता है वो। बिल्कुल, न केवल रशिया के लिए दिनेश जी, बल्कि रशिया प्लस चाइना दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ये एक एडवांटेज सिचुएशन है। लेकिन ऊंट किस करवट बदलेगा ये अगले आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा। देखिए अभी तक जो पिछले 2 हफ्ते में हुआ है वो स्टेप बाय स्टेप जो शुरुआती एपिसोडिक एक्शंस होते हैं, उससे अगले कुछ महीनों तक और कुछ सालों तक जो कि रशिया और यूक्रेन वॉर में दिखाई दिया, वो ऊंट पूरी तरह से अमेरिका के करवट बदलेगा या फिर रूस और चीन को डायरेक्ट बेनिफिट देगा, इसके लिए कुछ और हफ्तों का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि आप मान के चलिए, आपने जिस बात का जिक्र किया कि रूस और चीन इस मौके को भुनाने से भले ही डायरेक्टली नहीं, एक्टिवली नहीं, पर पैसिवली और इनडायरेक्टली वो जरूर पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोप का ध्यान अगर नहीं भटकाया गया तो जाहिर सी बात है कि रशिया लगातार और भी यूक्रेन के साथ में लगा रहेगा। थोड़ा सा भी ध्यान भटका, अब जैसे देखिए चाहे वो साउथ कोरिया हो या फिर यूक्रेन हो, वहां से थार से लेके बाकी और चीजें थोड़ी थोड़ी मूव होनी चालू हुई हैं। और एग्जैक्टली इसी वजह से रशिया चाहेगा कि ये वॉर ईरान के साथ में जितना लंबा खींचे उतना अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा, यानी यूक्रेन पर भी दबाव बढ़ेगा। ठीक है, अब जरा ये देखिए कि ईरान वॉर से निकलना क्यों चाहता है अमेरिका, क्या ऐसी वजह हो गई है? असल में तमाम जानकारी मानते हैं कि जिस तरीके से बेतहाशा खर्च होता जा रहा है जंग में, यह अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द है। जंग में खर्च
पहले 48 घंटों के अंदर 53,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हो गए थे, तो आप अंदाजा लगाइए कि हर गुजरते दिन के साथ ये खर्च कैसा हो रहा होगा अमेरिका। आंतरिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जो कह रहे हैं कि क्यों जबरदस्ती मधुमक्खी के छत्ते में तुमने हाथ दे दिया जाकर। ये एक बड़ा सिरदर्द है अमेरिका के लिए, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इजराइल का पिछलग्गू होने का ठप्पा भी लग रहा है, क्योंकि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल के ड्रैग करने की वजह से अमेरिका इसमें गया है, वरना अमेरिका खुद नहीं चाह रहा था कि ऐसा किया जाए, और आखिरकार अमेरिका को वो करना पड़ा जो इजराइल उनसे करवाना चाह रहा था। अरब देशों का भरोसा अब अमेरिका पर वैसा नहीं रह गया। जिस तरीके से ताबड़तोड़ उसने मिसाइलों के और ड्रोन के हमले झेले हैं मिडिल ईस्ट ने, इसके बावजूद कि उनको अमेरिका का सिक्योरिटी कवर हासिल था, उसके बाद ये सिक्योरिटी कवर कितने काम का है, ये मुगालता उनका दूर हो गया है। जंग में हर दिन $2 अरब का खर्च हो रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। 6 एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम अभी तक तबाह हो गए, और उसमें थार्ड भी शामिल है। थार्ड को बड़ा ज्यादा इनकी प्रतिष्ठा, जैसे आपने देखा कि जेरार्ड फोर्ड हो या अब्राहम लिंकन, उसी तरह का एक बड़ा नाम है थार्ड भी। कुल 8 बैटरीज हैं और उनमें से कई बैटरीज तबाह हो चुकी हैं। 3 फाइटर जेट और 1 रिफ्यूलिंग विमान ध्वस्त हो चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान हुआ है। ट्रंप के वॉर प्लान पर अमेरिका में बड़े सवाल उठ रहे हैं। तेल संकट से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है, ये एंटीसिपेट किया जा रहा है, बल्कि शुरू हो गया है असर। और अमेरिका में नैरेटिव है कि इजराइल के लिए ये जंग लड़ रहा है अमेरिका, तो फिर वो अमेरिका जो ये कह रहा था कि हम कभी भी अब वॉर में ड्रैग नहीं होंगे, अनावश्यक वॉर की तरफ हमको नहीं जाना, उसने ये कदम क्यों उठाया है। अब जरा ये खबर देखिए, ईरान से जंग में अमेरिका का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तेजी से घट रहा है अमेरिकी हथियारों का स्टॉक। 6 दिनों में ही $11 अरब का नुकसान हुआ है। जंग में बढ़ते खतरे से अमेरिका पर भीषण दबाव है। आपको याद होगा जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी, स्टॉक टेकिंग की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो मिलिट्री चीफ ने इनके यहाँ ये कहा था कि हमारे पास रिजर्व उतने ज्यादा हैं नहीं, अब आप देख लीजिए अगर आपको वॉर शुरू करना है तो। और यहां पर देखिए वही हो रहा है। अगर आपको उन जगहों पर जो आपने दूसरी जगहों पर मदद के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भेजे हुए थे, अगर आपको वापस बुलाने पड़ रहे हैं, तो अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अमेरिका की हालत क्या है। अब आगे देखिए जरा, ट्रंप को यूरोप से बड़ा झटका लगा है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बड़ा बयान, ईरान युद्ध का हिस्सा नहीं है, जर्मनी, मर्ज ने कहा। होर्मुज पर सुरक्षा भी नहीं देगा जर्मनी। असल में बहुत सारे देशों को मौका भी मिला है। नेटो को लेकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिकल हो गए थे और नेटो को लेकर एक तरीके से वो असहयोग की भावना दिखा रहे थे, तो अब बहुत सारी नेटो कंट्रीज को ये मौका भी मिला है कि इस समय जब डोनाल्ड ट्रंप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, उनको ये बताया जाए क्यों, कैसा लग रहा है आपको, हाउ यू फीलिंग एट द मोमेंट। क्या डीके पांडे सर मैं सही कह रहा हूं? बात तो सही है, लेकिन मैं इससे बड़ी एक जो चीज़ आपने कही उसका जिक्र करना चाहूँगा कि हर कहानी हम जब सुनते थे बचपन में स्कूल में, तो एक प्रेरणा बोलते थे, क्या प्रेरणा मिलती है। पूरी लड़ाई में प्रेरणा मिल रही है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को कि चाइना एक बेहतर पार्टनर है अमेरिका के मुकाबले, क्योंकि जो सुरक्षा का वादा उसने किया था मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को, क्या सुरक्षा दी है हम सब देख रहे हैं। जबकि चाइना ने जो एक्सटेंड किया था वो उसकी बदौलत ईरान जो है एक छोटा देश माना जा रहा था कि सामरिक दृष्टि से, और वो 30-40 से ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, वो 14वें दिन लड़ाई को ले आया। क्यों? चीन उसके पीछे खड़ा। मतलब सर प्रेरणा यह है कि चाइना बेटर है अमेरिका के मुकाबले मिडिल ईस्ट के लिए। देखिए मैंने कहा ना, इस कहानी का सर ये बताइए कि इनका तो फिर भी परख लिया गया कि थार्ड कैसा है। उनका HQ-9 का हाल तो आप देखते हैं तमाम जगहों पर कैसा चल रहा है। चाइना का तो कुछ पता भी नहीं है, बंद मुट्ठी है सर, खुलेगी तो पता चला कुछ भी ना निकले। क्या ये वाकई कहानी से शिक्षा मिलती है? मैं बाकी पैनलिस्ट से भी समझूंगा, लेकिन एक बात बताने के बाद, इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमलों से हड़कंप मचा हुआ। ये बात तो सही है कि मिडिल ईस्ट को थर्रा दिया, पूरी तरह से हिला दिया है। बगदाद के विक्टोरिया बेस पर ईरान का ड्रोन अटैक, ड्रोन हमले से अमेरिकी बेस पर बड़ा विस्फोट हुआ है। हमले रोकने में नाकाम सीराम डिफेंस सिस्टम। ये बड़े बड़े नाम जो थे उनके दर्शन वाकई बड़े छोटे निकल रहे हैं। लेकिन क्या चाइना वाले हथियारों के दर्शन इससे बड़े होते हैं? अरे उनकी तो अभी तक वॉर टेस्टिंग भी नहीं हुई है। अमेरिका के हथियारों की तो फिर भी टेस्टिंग होती रहती है इधर उधर, इनका तो अभी हाल भी पता नहीं है। क्या चाइना वाकई अमेरिका के मुकाबले बेहतर? 30 सेकंड में जनरल साहब आपका नजरिया लेना चाहता हूं। देखिए, चीन बहुत ही अलग सा देश है, वो कुछ नहीं करता है। आर्म्स, एम्युनिशन, सपोर्ट, सोल्जर्स कुछ नहीं करता, पैसिव बातें जरूर करता है, और वो फायदा तो उठा रहा है ईरान का। ईरान सैंक्शन के बदौलत भी नहीं, अमेरिका की सुरक्षा अच्छी कि चाइना की सुरक्षा अच्छी मिडिल ईस्ट के लिए? अरे अमेरिका की सुरक्षा आशीष कोई डाउट जी, नहीं। वो एक बहुत फेमस कोट है और एग्जैक्टली 10 सेकंड में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जो फॉर्मर यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंगर, उन्होंने एक बात कही थी
कि अमेरिका का दुश्मन होगे तो खतरा होगा, लेकिन अमेरिका के दोस्त बनोगे तो जानलेवा होगा। यही पूरी तरह से समराइज करता है इस वॉर को भी, और पूरा जो सिनेरियो चल रहा है। बात यह नहीं कि कौन अच्छा है कौन खराब है, बल्कि यह है कि चीन अमेरिका के मुकाबले कम खराब है। यह मिडिल ईस्ट को अब समझ में आ गया। चलिए, तो अमेरिका के करीब रहना ज्यादा घाटे का सौदा है क्या? और जंग में अमेरिका के घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने घायल सैनिकों का इवैक्यूएशन करना शुरू कर दिया। 19 घायल सैनिकों को जर्मनी शिफ्ट किया गया है। जर्मनी के मिलिट्री हॉस्पिटल में घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। अमेरिकी सोर्सेज से सीबीएस न्यूज का बड़ा दावा। इसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका में उतने लोग जान ना पाए कितने घायल हुए, कितने बैग्स आ रहे हैं, या इसके पीछे वजह यह है कि प्रॉक्सिमिटी देखी जा रही है, कहां जल्दी इलाज हासिल हो सकता है। ये इसके पीछे वजह क्या हो सकती है संजय भारद्वाज सर? नहीं, देखिए, पहली बात तो चीन वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, चीन बेसिकली आप भी इस लोभ का संवरण कर नहीं पाए चीन वाले, जल्दी से बताइए। मुझे वो डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रहा कि चीन जहां जहां गया है, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज में गया है, साउथ एशिया में गया ठीक है सर, 15 सेकंड। डिजी छोड़ के आया है, वहां पे डेट ट्रैप हुआ है, वहां पे इकोनॉमी लॉन्ग टर्म एक जल्दी से सर, जल्दी, टाइम नहीं है सर। चीन वाला आइडिया तो मुझे नहीं लग रहा। वो दूसरा आपका क्वेश्चन, अच्छा मैं आपके पास आता हूं, ये एलिमेंट बता दूं अपने दर्शकों को। जरा देखिए ट्रंप का प्लान क्या हो सकता है। ट्रंप का प्लान ये हो सकते हैं क्या? मैं आपके सामने कुछ एक संभावनाएं आपके सामने रख रहा हूं। ये जरा देखिए, ईरान को पूरी तरह नेतृत्व विहीन करना, क्या ये प्लान में शामिल है? क्या पूरी तरीके से, और ये क्या ये संभव है? आज इतने दिन बीत जाने के बाद, अब 15 दिन होने वाले हैं, क्या ये संभव दिखाई दे रहा है? आईआरजीसी को पूरी तरह कमजोर करने से प्रॉक्सी गुट अलग थलग हो जाएंगे, क्या ये भी स्ट्रैटेजी में शामिल हो सकता है? क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है कई जगह, कई एजेंसीज और प्लेटफॉर्म्स में आपको ये चर्चा दिखाई देगी। आर्थिक चोट देना ताकि ईरानी जनता विद्रोह पर उतर आए, बीच में दिखा था ऐसा, लेकिन इधर तो कोई साइन, कोई इस तरह की सिग्नलिंग नहीं है। महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह करना ताकि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए, क्या ये जंग की जिम्मेदारी इजराइल पर डाली जाए, अरब देश इसको संभालें और अमेरिका उनका सप्लायर रहे और धीरे धीरे खुद को अलग कर ले? क्या ये भी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में होगा? और अगर ये है भी तो क्या ये इसको जमीन पर लागू कर पाएंगे? चर्चा को कुछ और विस्तार देना चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह समय कम पड़ गया। आपका बहुत धन्यवाद। और आप तमाम दर्शकों के साथ जुड़ने का यही एक आनंद है कि समय का पता नहीं चलता।